एनडीपीएस का मामला अगर आया कि ये भी इसी का पार्ट है, पॉक्सो में सेक्शन 17 में डाल देंगे, लड़ाई झगड़े का 34 में डाल देंगे, ये सारे सेक्शन से। जस्ट लाइक कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस होते हैं, लोग 4 साल 5 साल लव रिलेशन में रहते हैं, उसके बाद एक पार्टनर शादी से पीछे हट जाता है, फैमिली नहीं एग्री हो रही है, तो क्या उसमें भी कोई चीटिंग का कोई सेक्शन लगता है? मैम, जब कोई इंसान किसी पे केस करता है ना, वो चाहता है कि सीरियस से सीरियस एलिगेशंस लगाओ, और जब खुद पे कोई केस हो रहा होता है, बंदा कहता है कम से कम सेक्शंस में वो बुक हो। ये तो होता है ना। करेक्ट। ये जो होता है ना मैम कि दोनों के रिलेशन बाद में रेप की एफआईआर दर्ज करवा देना, ये केस बहुत आते हैं, बट पहले तो ऐसा नहीं था। बट पिछले कुछ सालों में जजेस ने ऐसे ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं जिसके अंदर की दिखाई दिया, एक जजमेंट आया बड़ा क्लियर कि कंसेंट इज नॉट रेप। जब से ये आया तो जजेस का एक केस को सुनने का या समझने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। जैसे अपना देखो, यहाँ पे 2 सेक्शंस बताता हूँ, एक 69 BNS, एक 64 BNS। ठीक, एक होता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एक है रेप। ठीक, अब इसके अंदर क्या आता है कि कोई भी लड़का लड़की के रिलेशन में है, लॉकडाउन में, रियल केस बता रहा हूं मैं आपको, बताऊंगा किसी और तरीके से। लॉकडाउन में एक लड़का लड़की मिलते हैं, लड़का ऑलरेडी मैरिड है, उसका 1 साल का बच्चा है। लॉकडाउन में लड़का लड़की रिलेशन में आए, वो लड़की उसकी गली में ही रहती है, लड़की अच्छी एजुकेटेड है, ठीक ठाक जगह वो जॉब भी करती है, दोनों का रिलेशन बना, वो लगातार 2025-26 तक घूमते रहे, यहाँ जाते रहे वहां जाते, रिलेशन लगातार बनता रहा लेके 25-26। सुनो पूरी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। वो घूमते रहे, सब कुछ जिंदगी चलती रही आराम से। चलते चलते एक दिन पता चल जाता है इस लड़के की वाइफ को, इसकी वाइफ, इसकी माँ और इसकी सिस्टर उसको लड़की को घर बुलाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, लड़की को सब पता चल जाता है। लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और एक एफआईआर लॉन्च करवाती है कि इसने धोखा दिया, मेरे साथ रेप किया, पहली बार रेप किया था 2020-21 में, फिर ये मुझे झांसा देता रहा और लगातार मेरे साथ रिलेशन बनाता रहा। अब उस लड़के केस दर्ज हो गया। अब ऐसा केस अगर मेरे पास शुरू में आया होता तो मुझसे क्या बोलता कि शांति से बैठी, तुझे पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, मैं उसको ये बोलता। किसी ने, उसकी फैमिली के मेंबर ने या किसी ने भी उसको एडवाइस की, इमीडिएटली एंटीसिपेटरी बेल लगा। मैं एक बात आपके इस पॉडकास्ट से सबको बता देना चाहता हूं, हर केस में जल्द से जल्द एंटीसिपेटरी बेल लगा, ये नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए खुद हथकड़ी का ऑर्डर दे देते हो, मतलब आप प्रूफ कर रहे हो कि आप दोषी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मैम क्या होता है कि एंटीसिपेटरी बेल आपने लगाई और आपकी बेल डिसमिस हो गई ना, सेशन कोर्ट ज्यादातर बेल डिसमिस मार देते हैं, डिसमिस हो गई तो पुलिस को एब्सोल्यूट पावर मिल गई आपको अरेस्ट करने की। राइट। हर केस में हर चीज के लिए एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए। तो इसमें फिर क्या करना चाहिए? मैम रेमेडी तो बहुत सारी है। जैसे पुलिस आपको नोटिस देगी, अगर केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज्यादा सीरियस आपका रोल नहीं है, पुलिस आपको नोटिस देगी, उस नोटिस का इंतजार करो। ओके, मिल जाएगा नोटिस आपको। आपने जगह अपनी बदल दी, कोई नोटिस आपके पास आ जाएगा। नहीं भी आया और आपको लगता है कि ये जो केस है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years मतलब ऐसा मामला है, तो उसमें वैसे ही पुलिस बाउंड है। अरनेश कुमार का जजमेंट है, सत्येंद्र अंटिल का जजमेंट है, बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो आप बेशक हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर दो, उसमें इसलिए कि डायरेक्शन ऑफ 41A नोटिस, कि डायरेक्शन दी जाए पुलिस को 7 साल तक का मामले का अपराध है तो उसे पुलिस मुझे पहले नोटिस दे। पर ये तो रेप का केस था, रेप में तो 7 साल तक का प्रोविजन नहीं है। बट पुलिस वाले इतने भी तो बेवकूफ नहीं हो सकते ना, रेप में कि कंसेंट दिखाई नहीं दे रहा उन लोगों को। एक लड़की अच्छी एजुकेटेड, मेरी गली में रहती, सब कुछ जानती है, दूसरा बच्चा भी हो गया मेरा, अभी 23 के आसपास दूसरा बच्चा भी हो गया, और आज रेप केस कर दिया। कोई अननोन बंदा तो था नहीं, आपके पड़ोस में ही था। और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में करूंगा कैसे? मेरे तो ऑलरेडी शादी हो रही, दूसरा बच्चा हो गया मेरा। अब तो ये बोले कि डिवोर्स देगा, डिवोर्स देगा, 23 में 2 बार बच्चा हुआ तो है। कोई वो के क्या हमने कोई एफडी से लेके आए उस बच्चे को? तो फिर उसके क्या हुआ? सोचने वाली बात है ये। एक हस्बैंड वाइफ में रिलेशन बना होगा तभी तो बच्चा आया होगा। करेक्ट। अब वो आया है तो इसका मतलब ये है कि वो डिवोर्स नहीं दे रहे एक दूसरे को, तो फिर भी साथ में घूम रही है, क्यों? बिना टिकट के सफर हो रहा है ना। तो फिर इस केस में आगे क्या हुआ? बेल हुई उस सामने वाले की। ओके, तो पहला मुद्दा मैंने ये उठाया सामने जाकर, मैं चलो कैसे ये रेप का केस और कैसे बन सकता है रेप का केस। मैम पता है क्या होता है, देखो अल्टीमेटली राम बोलते बोलते आपका मरे से पे पहुंच जाओगे, पता नहीं है। सही बात है, छोटी सी भी गलती का बहुत बड़ा रूप। आप ना, मेरा मानना है कि रोज कानून का कोई भी एक चैप्टर, एक स्लोगन, एक सेक्शन, एक लाइन, एक राइट सीखो, देखना आपको कानून की कितनी नॉलेज हो जाएगी। एक चीज मेरे दिमाग में ये आ रही है, पता नहीं सही बोल पाऊंगा गलत बोल पाऊंगा, बोलते हैं उल्टा नाम रटत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, है ना, ऐसे कुछ था एक बहुत बढ़िया चीज। तो आप रोज ना एक लाइन सीखनी शुरू कर दो, आपको आपके अधिकार, राइट रोज करो। अगर आप कानून को जानना चाहते हो ना, कानून की नॉलेज लेना चाहते हो ना, अपने देश का कानून जानना चाहते हो, किसी भी बड़ी समस्या में फंसने से पहले आप
निकलना चाहते हो कानून को जानो। करेक्ट। रोज किसी की भी एक अच्छे वकील की आप एक रील देख लो, एक रील रोज देखो क्या बोल रहा है वो। मैम पता क्या होता है, रील मेरी नजर में रील एक ऐसा खेल है आपके साथ जो आपके दिमाग को भ्रम में डालता है। जैसी एक रील देखी आप ऊपर गए तब तक उसको भूल जाओगे, सेकंड शुरू हो जाएगी। Correct. ऊपर गए वो दोनों भूल गए, नहीं शुरू हो गई, आप भूलते जाओगे आता जाएगा, भूलते जाओगे आता जाएगा। स्वाइप अप करते जाते हैं। बहुत कम होता है किसने कोई रील देखी उसको समझा हो, जाना हो, ध्यान दिया हो। इन्फॉर्मेटिव चीजें लोगों को कम लगती है क्योंकि लोगों को लगता है ये तो उसके साथ हो रहा, मेरी प्रॉब्लम तो ये है नहीं। मैम पता है क्या हुआ, मैं घर में ना रामचरितमानस पढ़ा करता था मैं, तो जब पढ़ता था ना उसमें ना कोई फोटोज नहीं आते हैं बीच में, तो लिखा हुआ ना सब कुछ बार बार लिखा हुआ है कि क्या हुआ कैसे हुआ, राम जी कब गए, राम जी कब आए, कब शादी हुई, कैसे कैसे, सब एपिसोड्स लिखे हुए हैं ना। तो वहीं पे तो लिखा हुआ है ये कि भाई आप बस आज के युग में कलयुग के अंदर सिर ऊपर वाले का आप राम नाम जप कर लो, बस उससे ही आप पार लग जाओगे, वो लिखा हुआ है। तो मैं अक्सर ना दोनों बेटों को साथ बिठा लिया करता था क्योंकि मेरा नियम है सुबह डेली मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, रोज का नियम है मेरा। मैं घर से बाहर निकलता पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ पहले। तो जब पढ़ता था मैं तो मेरे बेटा मेरे बैठ के बोलता था, थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाया करता था। मैं बोर क्यों होता है पापा, आप जो पढ़ रहे हो ना पता तो रहा ही नहीं, हमारे तो हर एक हम पेज पलटते हैं वहां पे एक फोटो बनी होती है पापा, तो समझ आता है क्या लिखा हुआ है ना। तो उसी तरह से जब ये रील देख रहे होते हैं, रील जब देखते हैं या तो रील में ना जैसे आजकल तो रील आती है, एक बंदा बोल रहा है नीचे बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है, विजुअल्स चल रहे हैं है ना, तो कनेक्शन अभी आप और मैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसमें भी अगर लोग अगर अपने को कनेक्ट नहीं कर पाए या देखेगा वही जिसको जरूरत है। पहली बात तो यहाँ तक जो पॉडकास्ट पहुंचा होगा ना, समझ जाना कि उस इंसान को कानून जानने की जरूरत है और कानून जानना चाहता है, या वकील साहब होगा कोई नए वकील साहब या लॉ स्टूडेंट होंगे। पर बात क्या है ना कि आपको जो चीजें आपको बोर लगती है ना वही आपकी जिंदगी का तख्ता पलटेगी। करेक्ट। दवाई कड़वी होती है, नहीं उपचार वही देती है। आपको बोला शराबी तो कड़वी होती है पर वो एक इंसान की हैबिट बन जाती है। राइट। तो सर आप क्रिमिनल लॉयर है तो हमेशा क्रिमिनल से आपका मिलना जुलना होता होगा, तो उनका माइंडसेट क्या होता है? क्या क्राइम करने से पहले उन्हें डर नहीं लगता या लगता है कि उन्हें बचा लिया जाएगा? जब मेरे पास शुरू में किसी ने मुझे कॉल किया, ही इज नॉट क्रिमिनल एट ऑल, अभी वो एक्यूज है, साबित नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं अपने किसी भी क्लाइंट को क्रिमिनल बोलना या क्रिमिनल सुनना मैं इसलिए एडमिट नहीं करता हूँ। क्यों एडमिट करूं? अगर मैंने एडमिट कर लिया क्रिमिनल तो मतलब मैं केस पहले ही आ गया ना, केस शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। अभी तो केस शुरू ही नहीं हुआ, मैं कैसे बोल दूं अपने बंदे को? मैं एक दिन मैं कोर्ट में था, मेरे क्लाइंट को मर्डर केस के अंदर था, वो हथकड़ी लगा कर ले आए। मैं दूसरे कोर्ट में था, वो बैठा हुआ था, मैं दूसरा केस करके गया तो मेरे दो जूनियर मेरे वहां थे कोर्ट के अंदर खड़े हुए। तो मैं कोर्ट में जैसे ही पहुंचा, मैं जाके बैठा, मैंने एक नजर पड़ी, मैं हथकड़ी, मैं जनाब मैं फटाफट पहुंचा, केस चल रहा था, मैं जनाब मुझे कुछ मेंशन करना है, वो कह रहे हाँ बताइए। मैं जनाब किसी को बिना परमिशन के तो हथकड़ी लगाकर कोर्ट में नहीं ला सकते, और मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट कोई ऐसी परमिशन ली है पुलिस ने, मेरे पास तो ऐसी कोई इंटीमेशन है ही नहीं। मर्डर केस में लेकिन किसी भी केस में मैडम, किसी भी केस में आप कोर्ट से परमिशन लोगे? मेरे जनाब मेरे पास तो इंटीमेशन नहीं, नॉलेज भी नहीं मेरे को इस चीज की, तो हथकड़ी लगा कैसे कोर्ट में लेके आ गए? तो कोर्ट में उन्होंने बुला लिया, उन्होंने आजा भाई तू आजा, जो पुलिस वाले लेके आया था, हथकड़ी क्यों लगा रखी है? सर मुझे तो डायरेक्शन यही थी। किसने डायरेक्शन दी आपको ये हथकड़ी लगा के लाने की? अब आप सोचो कि उस दिन मेरे उस क्लाइंट का जिसका भी नाम मर्डर केस में आ रखा है, उसका कितना सीना चौड़ा हो गया होगा। लेकिन सर आरोप साबित होने से पहले भी जब मुलजिम को कोर्ट में पेश किया जाता है तो मुलजिम को ना, हाँ। तो तब भी उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। नहीं, बाहर लगा लो आप, कोर्ट के बाहर लगाओ, आप बेड़ी लगा के ले आते हैं बहुत से लोग, तो आप ले आओ ना, मना कौन कर रहा है आपको? अरे उसको छोड़ो, मैं तो घर में अपने देश के लगभग सभी स्टेटों में गया हूँ, ऑलमोस्ट मैंने वहां पे देखा है किसी को तो रस्सी से बांध देते पीछे, हाथ ऐसे करके रस्सी बांधी होती है, यहाँ तक रस्सी बांधते हैं, वो अंदर लेके चल रहा होता है। ये कोई भेड़ बकरी है क्या? बैल है क्या? मतलब कोई जानवर है क्या? इंसान की डिग्निटी पूरी ताक पर लगा दी 2 मिनट के अंदर। आर्टिकल 21 का क्लियर वायलेशन, लाइफ एंड लिबर्टी। अगर डिग्निटी की एक तरफ आप बोलते हो कि किसी इंसान को आप तू भी नहीं बोल सकते, करेक्ट, लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो रही है। एक तरफ जो इंसान अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसको तुम ऐसे जानवर की तरह पकड़ के लेकर आ रहे हो, कहां है उसकी डिग्निटी? मैं मानता हूं देश का कानून यही बोलता है जब किसी पे इस तरह का कोई भी केस दर्ज होता है तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स है श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक का मतलब एब्सोल्यूट डेड कर देना नहीं होता। ओके, आप ऐसे कैसे उसको हथकड़ी लगा के अंदर बिठा के रखा हुआ है? लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि जो ट्रायल चलते रहते हैं केसेस के, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बेल नहीं मिलता है और आरोप साबित होने से पहले भी आरोपी को जेल में रहना पड़ता है, और उसके बाद जब ये साबित होता है कि ये निर्दोष है तो कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी या उसके जो 5 इयर्स 4 इयर्स जो जेल में बीते हैं, कौन कंपनसेशन देगा उसका? कौन देगा? सवाल यही तो है। क्योंकि अभी एक मैं न्यूज देख रही थी कि 5 इयर्स वो जेल में रहने के बाद प्रूव हुआ कि वो निर्दोष है। मैम जब तक बच्चा रोता नहीं ना दूध नहीं मिलता उसे। करेक्ट। ये जो आदमी
में जेल में था ना, जो 10-20 साल काट के आ गया और उसका कोई अपराध ही नहीं था, उसके वकील साहब लगाएंगे अब रिट यहाँ पर। ओके। वो बोलेंगे एक इंसान निर्दोष, जिसको आज आपने सजा मुक्त कर दिया, जिसको निर्दोष आपने प्रूव कर दिया, उस इंसान ने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में काटे किस लिए? जिस अपराध में पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं थे और एविडेंसेस को टेम्पर करके या एविडेंसेस के अंदर छेड़छाड़ करके आपने लगाकर सजा सुना दी, तो इसके वो 30 साल कौन वापस ला कर देगा? इसको जानता कौन है बाहर? एग्जैक्टली।